तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी और पावर का। तो हम लोग मेटालिक कंडक्शन का थ्योरी पढ़ चुके हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख चुके हैं, मोबिलिटी हमने देखा। और जो कंडक्शन का थ्योरी हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर लेवल का, जो बात हुआ था कि हमने देख लिया था मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या हो रहा है और किस फेनोमेनन या किस फैक्टर के चलते जो करंट है या किस तरह से करंट का फ्लो होता है। तो ये सब फैक्टर को इंक्लूड किए थे, तो उसी के बेसिस पे हम अभी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो चलिए सिंपली इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एक कंडक्टर है। सिंपली एक कंडक्टर हम यहाँ पर ले रहे हैं, जिसका हम सिंपली इस तरह से एक कंडक्टर मान लेते हैं। तो हम एक कंडक्टर मान लेते हैं इस तरह से, सिंपल एक वायर जैसे, है ना, एक वायर जैसे हो गया। ये इसका एक एंड है, इसको एंड ए बोल देते हैं, इसको एंड बी बोल दे रहे हैं। ठीक है, करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में ऐसे हो रहा है। ठीक है, करंट का फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो अब बात करते हैं, तो जो पोटेंशियल होगा पहले छोर पर एंड ए पर जो पोटेंशियल होगा और जो बी पर पोटेंशियल होगा। अब फ्लो हो रहा था मेरा ए से बी के तरफ। तो हमको पता है करंट का जो फ्लो होता है हाई से लो पोटेंशियल होता है। ठीक है, जैसे हम लोग पानी का फ्लो पढ़े थे, है ना, कि कभी भी पानी जो है कुछ हाइट से करें, मतलब बड़े हाइट से छोटे हाइट की तरफ गिरेगा, उसी तरह से। क्योंकि बड़े हाइट पे पोटेंशियल जो है ज़्यादा होता है और छोटा हाइट पे पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कम होता है। तो जो पानी का फ्लो होगा कभी भी हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता था पानी का फ्लो। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है उसका फ्लो हाई पोटेंशियल से, हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो अगर फ्लो जो है एंड ए से लेके एंड बी की तरफ हो रहा है, तो सिंपली ये है कि एंड ए का जो पोटेंशियल है वो एंड बी से बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर करंट का फ्लो हो रहा है। फिलहाल हम एज्यूम कर लेते हैं कि, और फ्लो तो हो रहा है, एंड ए का जो पोटेंशियल बढ़ा है बी से, यानी कि एंड ए और एंड बी में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सबसे पहला बात है, मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम भी नहीं है। एक ये भी बात है कि दोनों का पोटेंशियल सेम भी नहीं है, और ए हाई है अब बी लो पर है, तो सेम नहीं है, तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। चलिए ठीक है, अब हम एक खास इंटरवल डेल्टा टी में कुछ बात करने जा रहे हैं। डेल्टा टी मान लेते हैं, एक खास टाइम इंटरवल डेल्टा टी लिए, उसमें जो अमाउंट ऑफ चार्ज जो ट्रांसफ़र हो रहा है, करंट क्या है कि कुछ चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा होगा। तो इस डेल्टा टी टाइम में हम मान ले रहे हैं कि डेल्टा क्यू चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। तो सिंपली करंट जो होगा वो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, ये अभी फ़िलहाल हम एज्यूम करके चल रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम देख रहे थे कि पोटेंशियल ए का हाई और लो है, बी का लो है, तो दोनों में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का बात किए कर रहे हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, जो पॉइंट बी है वो मेरा फाइनल पॉइंट है, और जो पॉइंट ए है यानी एंड ए जो है वो इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, तो पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए मेरा कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एट ए वी ए माने हैं और पोटेंशियल एट वी वी बी माने हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा चार्ज इंटू पोटेंशियल। ठीक है, चार्ज इंटू पोटेंशियल हो जाएगा। तो मेरा बी पे पोटेंशियल हो गया डेल्टा क्यू इंटू वी बी, और जबकि ए पे पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया डेल्टा क्यू इंटू वी ए। ठीक, इसको हम सिंपली रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं डेल्टा क्यू इंटू वी, जहाँ पर जो वी है वो डिफरेंस इन पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्यू को जो है वो करंट और टाइम के रिस्पेक्ट में सिंपली लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू को आई इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो चेंज इन हम देख रहे थे कि वी बी से लेके वी ए, तो जो चेंज है पोटेंशियल में क्या हुआ, नेगेटिव पोटेंशियल है, पोटेंशियल का वैल्यू जीरो से कम है, नेगेटिव पोटेंशियल आया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव मेरा आया। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब का चेंज इतना आया। तो कुछ भी है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है। ठीक है, अब जनरल अगर एक हाइपोथेटिकल कंडीशन या आइडियल कंडीशन का अगर बात करें, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है तो उसके रिस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जी में भी उतना ही चेंज आएगा, अपोजिट, है ना। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में +50 जूल का चेंज आया, तो काइनेटिक एनर्जी में -50 जूल का चेंज आएगा, ताकि दोनों का जो सम है
वो किसी तरह से कांस्टेंट हो, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी तो कंजर्वेशन के लॉ के अनुसार टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये इतना चेंज आया पॉइंट ए से लेके बी में अगर पोटेंशियल में, तो इसका जस्ट अपोजिट काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आएगा, ठीक है। अगर हम आइडियली मान रहे हैं, कंजर्वेशन लॉ को मान रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी में भी इतना चेंज आएगा। और पोटेंशियल एनर्जी को सिंपली हम कितना बोल सकते हैं कि अगर डेल्टा के मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो नेगेटिव ऑफ सॉरी डेल्टा के मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और वो कितना हो जाएगा आपको, वो हो जाएगा, यहाँ पर मेरा पोटेंशियल एनर्जी आया था माइनस आई वी डेल्टा टी, तो काइनेटिक एनर्जी मेरा हो गया आई वी डेल्टा टी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा था, तो काइनेटिक एनर्जी में भी कुछ चेंज आएगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि दोनों में इस तरह से चेंज आएगा कि दोनों का सम जो है किसी भी हम इंस्टेंट पे बात करें तो वो एक कांस्टेंट हो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम अगर इस थ्योरी के अनुसार चल रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो मॉलिक्यूल है उसका काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है, मतलब वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो हमको एक्सेलरेटेड या डी एक्सेलरेटेड कुछ भी दिखाई देना चाहिए। कह रहे यहाँ पॉजिटिव चेंज आ रहा है तो एक्सेलरेशन हमको दिखाई देना चाहिए कि जो मॉलिक्यूल है वो एक्सेलरेटेड दिखाई देगा। और मॉलिक्यूल का नहीं बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर चार्ज का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारे चार्ज कैरियर है जो कि इलेक्ट्रॉन है वो हमें एक्सेलरेटेड दिखाई देगा। जबकि हम कंडक्शन का जो थ्योरी पढ़े तो वहाँ पर जो बात हुआ, वहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बात हुआ था कि वहाँ एक एवरेज वेलोसिटी जो होता है एक स्टेडी वेलोसिटी से, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से लगभग जो है चार्ज मूव करते रहता है, ठीक है। तो वहाँ कोई एक्सेलरेशन का बात नहीं हुआ था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया जो हमको बोल रहा है कि कहीं ना कहीं जो है पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं है, सॉरी पार्टिकल एक्सेलरेट है, तो वो जबकि हम थ्योरी में देखें कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते रहता है, एक खास वेलोसिटी से जो है चार्ज मूव करते रहता है। तो ये जो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है वो फिर कहाँ जा रहा है, तो उसी कंडक्शन का थ्योरी में अगर देखें तो उसका आंसर है कि जो वेलोसिटी इंक्रीज एक तरह से हो रहा था, ठीक है, तो बीच बीच में बहुत सारे मॉलिक्यूल थे जिससे कोलिजन हो रहा था, जिससे मेरा जो चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन है उसका कोलिजन हो रहा था। और ये जो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे हैं हम, वो उस कोलिजन में एक तरह से लॉस हो जा रहा था, है ना, वो कोलाइड कर रहा था, ठीक है, मॉलिक्यूल वगैरह से, और वो काइनेटिक एनर्जी लूज हो जा रहा था एक तरह से। और उसके चलते ये जो कोलिजन हो रहा था उससे मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ जा रहा था। तो ये जो मॉलिक्यूलर सॉरी चार्ज का जो काइनेटिक एनर्जी है वो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो कंडक्टर में जो एटम है वो क्या होंगे, वाइब्रेट होने लगेंगे, क्योंकि इनका जो काइनेटिक एनर्जी जो गेन किए थे वो एटम को दे दिए कोलिजन के बाद, और एटम जो है वाइब्रेट करने लगे, ठीक है। तो एटम के वाइब्रेट करने से सिंपली क्या होगा कि एटम जो कंडक्टर है, ये एटम कहाँ पर है, ये एटम जो है कंडक्टर के अंदर सब हो रहा है, तो ये कंडक्टर जो है एटम के वाइब्रेट करने से हीट करने लगेंगे, ठीक है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ मेरा वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो मेरा कन्वर्ट हो गया एटम के हीट एनर्जी में, है ना। एटम जो वाइब्रेट हुआ तो कंडक्टर के हीट एनर्जी में ये काइनेटिक एनर्जी मेरा कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यही हमको दिखाई देता है कि हम जब स्विच ऑन करते हैं कोई चीज़ का तो मेरा जो वायर है या सिंपली बल्ब जो है इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। और हम देखते हैं कि बल्ब को अगर टच करके हम पास से देखते हैं तो वो हीटअप हो जाता है, ठीक है। तो ये जो मेरा काइनेटिक एनर्जी का चेंज है वो मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, वो एनर्जी कन्वर्ट हो गया हीट एनर्जी में एक तरह से, है ना। तो ये जो चार्ज कैरियर है, ठीक है, वो सबसे पहला तो क्या हुआ कि स्टेडी करंट सॉरी स्टेडी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, फिर इनका जो कोलिजन हो रहा था, ठीक है, उससे क्या हो रहा था कि इनका कोलिजन के चलते इनका जो एनर्जी है वो एटम को एक तरह से शेयर कर दे रहे थे, और एटम वाइब्रेट कर रहा था, और एटम वाइब्रेट करने के चलते ये जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वो खर्च हो जा रहा था उनके हीट एनर्जी में, है ना, वो सॉरी हीट एनर्जी बिल्ड करने में खर्च हो जा रहा था। और ये जो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया तो ये वर्क किया, ठीक है, उनके हीट एनर्जी में, तो कितना जो वर्क हुआ या एनर्जी जो डिसिपेट हुआ कितना हो गया यहाँ पर, वो हो गया आई
वी डेल्टा टी, क्योंकि यही सेम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेन था। तो हम मान लिए कि लगभग जितना काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ, क्योंकि हमको कोई एक्सेलरेटेड पार्टिकल दिखाई नहीं दिया, तो हम टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ मान ले रहे हैं कन्वर्ट हो गया हीट एनर्जी में। ठीक, तो यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है कि जो हीट एनर्जी है वो कितना में रहा है, आई वी डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हुआ इतना हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब एनर्जी अगर बात करें, एनर्जी पर यूनिट टाइम कितना मेरा डिसिपेट हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो वो हो जाएगा मेरा पावर। तो ये जो एनर्जी डिसिपेशन हो रहा है, हीट एनर्जी जो डिसिपेशन हो रहा है, तो मेरा पावर कितना आ जाएगा, एनर्जी बाय टाइम। ठीक है, तो एनर्जी बाय टाइम किया तो मेरा पावर जो है वो आई वी आ गया, है ना, आई वी आ गया। ठीक है, और ओम्स लॉ अगर वैलिड है इस कंडक्टर के लिए, तो ओम्स लॉ के अनुसार वी को यहाँ पर आई आर लिख सकते हैं। तो मेरा जो कंडक्टर है उसमें कितना का पावर लॉस हो गया मेरा, उसमें पावर लॉस हो गया मेरा आई स्क्वायर आर, या इसको सिंपल टर्म में बोल सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर। तो हम यहाँ पर क्या देखें, सबसे पहले इसको रिकॉल कीजिए, फिर से रिकैप कीजिए हमने क्या क्या बोला। कि हमने देखा कि दो एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है। अगर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो आ रहा है वो हमको बताता है कि हमको पार्टिकल एक्सिलरेटेड दिखाई देना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था, हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता हुआ चार्ज कैरियर दिखाई दे रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि पार्टिकल जो एनर्जी गेन कर रहा था काइनेटिक एनर्जी, वो कोलिजन से एटम के वाइब्रेशन एनर्जी में चेंज हो रहा था, जो जनरली उस कंडक्टर का हीट एनर्जी में बिल्डअप कर रहा था। और ये हीट एनर्जी पावर जो है मतलब कन्वर्ट हो गया, वो एक तरह से पावर लॉस का कारण बना। ठीक है, और यहाँ से ओम्स लॉ के वैलिडिटी के अनुसार हमने निकाल लिए कि जो पावर लॉस होगा वो कितना होगा, वी स्क्वायर बाई आर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ वी है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस वी है और डिस्टेंस उस कंडक्टर का आर है, तो पावर लॉस कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर। इसको कहीं कहीं ओमिक लॉस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ओम्स लॉ के अनुसार हम बात कर रहे थे कंडक्टर के। हो सकता है कि आगे ये नहीं आए पावर लॉस का जो फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला को हम यूज़ किए वी स्क्वायर बाई आर, आगे इसका बात नहीं हो, क्योंकि जनरली यहाँ पर एक एग्जाम्पशन लिए कि ओम्स लॉ वैलिड है, उसके बाद बात की है। और इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ओम्स लॉ कहाँ कहाँ वैलिड होगा, कहाँ कहाँ इनवैलिड होगा। ठीक है, तो हो सकता है आपको ऐसा भी मिले कि ये जो पावर लॉस का थ्योरी हम पढ़े, ठीक है, वो आगे बहुत जगह या बहुत सारे डिवाइस में वैलिड ना हो। लेकिन अब हम बात करते हैं, अगर जहाँ वैलिड है वहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो थ्योरी पढ़े हम लोग, पावर लॉस का जो थ्योरी पढ़े हैं, इसके बेस कुछ एप्लीकेशन है जो हमको जानना है। एक सिंपल एप्लीकेशन तो हम डायरेक्ट यहाँ पर बीच में बात ही कर रहे थे, इलेक्ट्रिक बल्ब का। तो इलेक्ट्रिक बल्ब भी एक सिंपल एप्लीकेशन है। ठीक है, तो आगे इसका एप्लीकेशन का अगर बात करें तो सबसे अच्छा एक एप्लीकेशन होगा इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई सिस्टम, है ना। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले देखें कि पावर सिस्टम का सप्लाई को हम समझते हैं कि आपके घर में जो बिजली आ रहा है, या आपके बगल में के मकान में जो बिजली आ रहा है, या जनरली किसी फैक्ट्री में कोई बिजली जा रहा है, दुकान में या कहीं पर भी जो बिजली आ रहा है वो कैसे आता है। अब ये बिजली जो आता है, सिंपली हम समझ सकते हैं, हम बहुत सारा प्रोजेक्ट पढ़े हैं। ठीक है, ये सिंपली हम इसको बोल दे रहे हैं सेंट्रल प्लांट, जहाँ पर बिजली जो है पैदा होता है। ठीक है, फिर वहाँ से जो बिजली है वो ट्रांसमिट किया जाता है केबलों के थ्रू। ठीक है, जो एक लॉन्ग चेन से होता हुआ पावर स्टेशन को आता है, फिर पावर या डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जहाँ जहाँ इसको जाना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रहा है, और ये ऐसा नहीं है कि वेव के फॉर्म में आ रहा है, ये आपको वायर के थ्रू, एक पाथ के थ्रू आ रहा है। करंट जो है वो जनरली वायर के थ्रू आ रहा है यहाँ पर। और आपको पता है अभी हमने जो पावर लॉस की थ्योरी पढ़ा कि जितना जो रास्ता है, यानी कि जितना वायर लंबा होगा उतना ही उसको चांस मिलेगा वाइब्रेट करने का, है ना। मतलब कि एनर्जी तो लॉस हो रहा है, तो जितना लंबा वायर उतना ज़्यादा एनर्जी का लॉस। तो अगर हमको जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या हो रहा है कि हम अगर 240 वोल्ट हमको चाहिए यहाँ पर, तो अगर आप ही सोचिए कि हम यहाँ पर 240 वोल्ट अगर भेजेंगे, ठीक है, तो वो तो लॉस होते 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 बहुत कम क्वांटिटी बचेगा। ठीक है, ठीक है, तो कैसे जो है एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है
वो हम पढ़ते हैं ये पावर लॉस की थ्योरी पर। तो सिंपली पावर लॉस का थ्योरी में हम लोग फिर से इसको देख लीजिए। यहाँ पर दो मेरा जो एप्लीकेशन है उसका बात करने से पहले प्रॉब्लम समझ लीजिए एप्लीकेशन का, कि यहाँ पर हो रहा है ये कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से जो है वो जो पावर है वो सप्लाई हो रहा है। और ओमिक लॉस जो हम लोग पढ़े, या एनर्जी लॉस एज हीट एनर्जी जो पढ़े हम लोग, उसमें देख रहे थे कि पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा कि कितना जो है वो एनर्जी लॉस होगा मेरा। तो जितना दूर जाएगा, जितना मेरा दूर से करंट आ रहा होगा, उतना ज़्यादा चांस है एनर्जी लॉस करने का। तो सिंपली चलिए हम इस सिस्टम को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम एक डिवाइस ले लेते हैं के, है ना, सपोज कर लेते हैं एक डिवाइस का नाम है के, ठीक है। उसको पावर चाहिए ऑपरेट करने के लिए पी, है ना, पी उसको पावर चाहिए, और उसमें करंट चाहिए आई, ठीक है। उससे उस डिवाइस से करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। अब बात करते हैं कि वो जो पावर इसको मिल रहा है वो कहीं से आ रहा है, ठीक है। फॉर सपोज करते हैं कि वो पावर जो है वो पावर स्टेशन से आ रहा है, ठीक। पावर स्टेशन से वो वायर को के थ्रू आ रहा है। हम सिर्फ यहाँ वायर को इंक्लूड कर रहे हैं, हम बीच में और कोई डिवाइस को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे डिवाइस या बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है यहाँ पर जो वर्क कर रहा है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ वायर को इंक्लूड करके देख रहे हैं, जो मतलब एक तरह से हमको लमसम वैल्यू बता रहा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि बहुत लंबा वायर के थ्रू आ रहा है। तो वायर जो है उसका हम सिंपली एक रेजिस्टेंस मान लिए, आरसी रेजिस्टेंस मान लिए, ठीक है। जो कनेक्टिंग वायर है जो पावर स्टेशन से लेके आपका जो ये डिवाइस है जिसको चलाने के लिए वो आ रहा है, ठीक है, तो उसका हम रेजिस्टेंस आरसी मान लेते हैं, ठीक है, कनेक्टिंग वायर का। और इसका रेजिस्टेंस अगर कुछ है, जो भी है रेजिस्टेंस, तो उसके चलते इस वायर में पावर लॉस होगा, ठीक है। अब इस वायर में जो पावर लॉस होगा उसको हम सिंपली किससे दिखा सकते हैं, इस वायर का जो पावर लॉस है उसको पीसी से डिनोट कर रहे हैं। और पावर लॉस का भी हम फॉर्मूला देखें, आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आर सी है तो आई स्क्वायर आर सी हो गया, ठीक। इतना पावर लॉस होगा अगर करंट आई है, रेजिस्टेंस है वायर का आर सी, ठीक है। तो उस सिर्फ वायर में जो बात हुआ पावर लॉस का वो इतना हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर आई का जो वैल्यू है, ठीक है, करंट का जो वैल्यू है वो हम जब डिफाइन किए थे कि जो चाहिए पावर डिवाइस को वो कितना पावर चाहिए आई वी, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो आई है वो है पी बाई वी, ठीक है। तो यहाँ पर जो पी है वो क्या है, वो पावर ऑफ डिवाइस है, जो डिवाइस को पावर रिक्वायर चाहिए वो है, ठीक है। और जो वी है वो क्या है, वो आपका पोटेंशियल है, पोटेंशियल है उसके अक्रॉस, डिवाइस के अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसका। जबकि आर सी जो है वो कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसको दिमाग में रख के हम आगे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि हमको यहाँ सिंपली दिखाई दे रहा है कि अगर हमको पी पावर का जो डिवाइस है उसको चलाना है, तो मेरा यहाँ जो पीसी है, ठीक है, पी पावर का जो डिवाइस है जो चलाना है, उसको चलाने में जो पावर लॉस हो रहा है मेरा, ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल पर, ठीक है। मेरा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल पर। तो मतलब कि अगर पोटेंशियल मेरा ज़्यादा होगा, पोटेंशियल मेरा, ये पोटेंशियल कौन सा है, ये सप्लाई का पोटेंशियल है, जो सप्लाई पावर स्टेशन से आ रहा है उसका पोटेंशियल है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह से बोल सकते हैं कि आपके डिवाइस और पावर स्टेशन जहाँ से सप्लाई हो रहा है जस्ट उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह से, ठीक है। तो जो भी है, अगर सप्लाई जो है जहाँ से आ रहा है वहाँ का पोटेंशियल अगर हाई हो तो पावर लॉस जो होगा, है ना, पावर लॉस कनेक्टिंग वायर में वो कम होगा मेरा, ठीक है। और पावर लॉस कम होगा तो सिंपली मेरा क्या होगा कि जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या देखते हैं कि 240 वोल्ट का जो मेरे को करंट का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जनरली जो हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट है 240 वोल्ट, 440 वोल्ट, लेकिन जो वायर होता है वो काफ़ी हाई वोल्टेज का होता है, ठीक है। आप फिर से एक बार यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक बार हम दिखा रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो है जो पावर लॉस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के स्क्वायर को। तो जितना हम हाई पोटेंशियल पर रखेंगे उतना कम पावर लॉस होगा, ठीक है। इसलिए जब पावर स्टेशन से जो पावर सप्लाई होता है वो काफ़ी हाई वोल्टेज पर होता है, जबकि मेरा रिक्वायरमेंट बहुत कम है लेकिन काफ़ी हाई वोल्टेज पर सप्लाई होता है ताकि पावर लॉस कम हो,
ठीक है, और फिर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ईजी से यूज कर सकते हैं। तो अब इस फिगर को हम देखेंगे तो आराम से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि जहाँ से पावर आपको जनरेट हो रहा है, उसके बाद लगा हुआ है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है कि उसका जो पोटेंशियल है वो हाई करता है ना। तो काफ़ी हाई पोटेंशियल पे सप्लाई होता है करंट, ठीक है, वो सप्लाई होके फिर स्टेशन पे आता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन आपको स्टेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है, फिर उसका पोटेंशियल लो करके उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जितना रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। और अगर पोटेंशियल बीच में और फिर लॉस हो जा रहा है तो फिर से ट्रांसफार्मर लगता है उसको, फिर आगे हम ट्रांसफार्मर का भी थ्योरी पढ़ेंगे। लेकिन हम देखें कि हम लोग जो वायर सप्लाई सॉरी पावर स्टेशन से जो मेरा सप्लाई आ रहा है वो उसका हम वायर, हम कभी भी बोर्ड वगैरह देखें जो पावर स्टेशन का ये जो टावर है वहाँ पर कहीं बोर्ड लगा रहता है, तो या हम सुनते हैं 11,000 वोल्ट या इस तरह से काफ़ी हाई वोल्टेज का ये पावर सप्लाई होता है। तो क्यों हाई वोल्टेज का पावर सप्लाई होता है वो हमको समझ में आ गया। इसलिए हाई वोल्टेज का पावर सप्लाई होता है ताकि मेरा जो ओमिक लॉस है वो कम हो, ठीक है, ताकि मेरा रिक्वायरमेंट पूरा हो सके। तो ये जो हम लोग एनर्जी डिसिपेशन पढ़े या इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर लॉस का जो थ्योरी पढ़े, उसका एक एप्लीकेशन हम देखें पावर सप्लाई सिस्टम का। और एक सिंपल एप्लीकेशन देखें कि जो भी हीटिंग अप्लायंस जो काम करते हैं, खैर 10th में इसका बात हो चुका था कि जो एनर्जी हीट एनर्जी में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है उसका एप्लीकेशन जो है एक इलेक्ट्रिक बल्ब आयरन का, तो 10th में बात हो चुका था। यहाँ पर हम कंडक्शन का थ्योरी यूज करके जो एक्सप्लेन किए उस पर हम लोग पावर स्टेशन का हाई वोल्टेज का सप्लाई का बात की है। तो सिंपल एक एप्लीकेशन है जो इस थ्योरी से आपको आ सकता है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन कभी कभी पूछ सकता है, न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी पूछ सकता है आपको सिंपली। तो इससे जनरली इस टाइप के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन इस थ्योरी से बहुत कम होता है क्योंकि ये थ्योरी 10th में भी आपको एक बार आ चुकी है ना। वहाँ पर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता दिया गया था, P=IV या V²/R। तो वहाँ पर उससे रिलेटेड सिंपल न्यूमेरिकल आते थे। यहाँ पर हो सकता है कि आपको एप्लीकेशन आए पावर सिस्टम का। जनरली CBSE में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आ चुके हैं, खासकर इसी पावर सिस्टम के प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों उसका वोल्टेज हाई होता है। तो यहाँ हम लोग ओमिक लॉस के थ्रू इसका प्रिंसिपल हम समझ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले टॉपिक अगले क्लास में हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF और सेल। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।